to those people who have been accusing us of hit and run tactics, that we do one expose and then we move on to another expose after a week, then a third expose after another week, and do not take the exposes to their logical conclusion. As Arvind has pointed out, the sheer scale of corruption, criminality, venality which has seeped into this government, in our public life and indeed in our society, the sheer scale of that is such that even one expose a week is not enough. But what we are exposing are not individual cases as such. What we are exposing are those individual cases. तो अरविंद केजरीवाल ने आज चौथा बड़ा खुलासा किया है और इस बार उन्होंने काले धन को अपने एजेंडे में रखा। अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों के नामों का खुलासा किया है जिनका धन, जिनका पैसा स्विस बैंक में है, जिनका और रिलायंस जेट एयरवेज और डाबर के लोगों के स्विस बैंक में खाते हैं। बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने कही कितना पैसा ये भी बताया। उन्होंने बताया कि मुकेश अंबानी के 100 करोड़, अनिल अंबानी के भी 100 करोड़ रुपए स्विस बैंक में है। एक स्विस बैंक के एक खाते में ये है, बाकी खातों का जिक्र उन्होंने कहा कि वो लिस्ट मेरे पास नहीं है। और रिलायंस से जुड़ी कांग्रेस सांसद अनु टंडन के स्विस बैंक खाते में 125 करोड़ है। अनु टंडन उन्नाव से, उत्तर प्रदेश उन्नाव से सांसद है, कांग्रेस की सांसद है। उनके 125 करोड़ रुपए हैं। ये जो आज आरोप लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उस पर एबीपी न्यूज पुष्टि नहीं करता है और अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जितने भी लोग हैं जिन पर आरोप आज बकायदा नाम लेकर लगाए गए हैं, उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और एबीपी न्यूज एक बार फिर से आपको बता दें कि इन सभी आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाया है। ये आरोप अरविंद केजरीवाल के आरोप है। अनु टंडन के पति संदीप टंडन के स्विस बैंक खाते में 125 करोड़ है, उनकी पत्नी के भी 125 करोड़ रुपए हैं और बेहद नजदीकी राहुल गांधी के कहे जाते हैं। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल का स्विस बैंक में खाता है और उस खाते में है 80 करोड़ रुपए। ये जो खाता है ये जिनेवा का खाता है, जिनेवा बैंक का है। माफ कीजिएगा, जिनेवा में एक बैंक है HSBC का, उसमें इतना पैसा है। बाकी खातों के बारे में जिक्र नहीं किया। डाबर के मालिक बर्मन बंधुओं के स्विस बैंक खाते में 25 करोड़ रुपए हैं। 25 करोड़ रुपए डाबर के मालिक बर्मन बंधुओं के स्विस बैंक खाते में। वहीं फ्रांस सरकार ने जुलाई 2011 में भारत सरकार को एक सीडी सौंपी है और वो सीडी जो है, उस सीडी का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया। उस सीडी में 700 भारतीयों के खातों की जानकारी है और वो सीडी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। उसी सीडी में से कुछ नाम अरविंद केजरीवाल ने कहे कि हमारे पास आए हैं, उन्हीं नामों का खुलासा कर रहे हैं, बाकी नाम हमारे पास नहीं है। रिलायंस ग्रुप की कंपनी मोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड के खाते में 21 करोड़ रुपए हैं। जिनेवा की 2100 करोड़ रुपए हैं जिनेवा के इस ब्रांच में, HSBC की ब्रांच में। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्विस बैंक खाते में 500 करोड़ जमा है। तो ये इस पूरे मुद्दे को लेकर रिलायंस की तरफ से सफाई आई है और रिलायंस ने अपनी सफाई में कहा है, ये आपको बताएंगे। रिलायंस ने ईटी की खबर के हवाले से कहा है कि HSBC माफी मांग चुका है। इस साल जनवरी में ही HSBC ने माफी मांगी थी। इस मुद्दे को लेकर बाकायदा ये खबर भी छपी थी। आरोपों पर जेट एयरवेज और डाबर का पक्ष अभी तक सामने नहीं आया और रिलायंस की तरफ से सफाई आ चुकी है। HSBC के जिन खातों की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उन खातों के बारे में जो 2100 करोड़ रुपए की बात आ रही है, इस पर पहले से ही HSBC माफी मांग चुका है। जनवरी में माफी मांगी थी HSBC ने। एबीपी न्यूज केजरीवाल के आरोपों की पुष्टि अभी तक नहीं कर पाया है। ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं। अरविंद, अब प्रशांत भूषण बोल रहे हैं इसी मुद्दे पर, सुनिए। Culture that extols the virtue of such cycles and the activities that engender such cycles are viewed as desirable modes of individual and group action. यही जो हमारे मंत्री लोग और ये सरकार कहती है कि भाई ये तो हमारे FDI आता है, इसकी वजह से हमारा GDP बढ़ता है, इस तरह की इलीगल एक्टिविटी की वजह से, वही चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोली कि ये बहुत बड़ा खतरा है कि सरकार इसको प्रमोट करने लगे, सोसाइटी के बड़े प्रमाणित लोग इसको प्रमोट करने लगे, ये कह के कि FDI आता है, GDP जनरेट होता है वगैरह वगैरह।
The worries of this court also relate to the manner and the extent to which such cycles are damaging to both national and international attempts to combat the extent, nature and intensity of cross-border criminal activity. Finally, the worries of this court are also with respect to the extent of incapacities system-wide in terms of institutional resources, skills and knowledge, as well as about incapacities of ethical nature in keeping an account of the monies generated by various facets of social action in the country and thereby developing effective mechanisms of control. These incapacities go to the very heart of constitutional imperatives of governance. Whether such incapacities are on account of not having devoted enough resources towards building such capacities or on account of a broader culture of venality in the various spheres of social and political action, they run afoul of constitutional imperatives. वो ये कह रहे हैं, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये जो इनकैपेसिटी इस देश में हुई है कि हम लोग इस तरह के इतने बड़े काले धन के पूरे व्यापार को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, शायद ये इस वजह से हो, मोस्ट प्रॉब्ली इस वजह से है क्योंकि ये पूरी सरकार जिसको कंट्रोल करना था इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि वो उसको कंट्रोल करना नहीं चाहती। उसके बाद कुछ और चीजें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बोली हैं कि सरकार ने क्या किया इसको कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने बोला, these matters before us relate to issues of large sums of unaccounted monies allegedly held by certain named individuals and loose associations of them. Consequently, we have to express our serious concerns from a constitutional perspective. The amount of unaccounted monies as alleged by the government of India itself is massive. सरकार खुद कह रही है कि अनअकाउंटेड मनी जो बाहर है बहुत ज्यादा है। The show cause notices was issued a substantial length of time ago. The named individuals were very much present in the country. जिनके नाम आ चुके थे वो सब देश में थे। Yet, for unknown and possibly unknowable, though easy surmisable reasons, the investigations into the matter proceeded at a laggardly pace. Even the named individuals have not been questioned with any degree of seriousness. These are serious lapses, especially when viewed from the perspective of larger issues of security, both internal and external to the country. और उसके बाद उन्होंने बोला है, from the status reports, it is clear that the problem is extremely complex and many agencies and departments spread across the country have not responded with the alacrity and urgency that one would desire. Moreover, the Union of India has been unable to answer any of the questions regarding its past actions and their implications, such as the slowness of the investigation or about the grant of license to conduct retail banking by UBS, जिसका जिक्र अरविंद ने किया। UBS को कैसे रिटेल बैंकिंग का लाइसेंस सरकार ने दिया? By reversing the decision taken earlier to withhold such a license on the ground that the said bank's credentials were suspect. और सस्पेक्ट इसीलिए थे क्योंकि हसन अली के अकाउंट में कई वजह से, लेकिन हसन अली के अकाउंट में जिसमें दिखाया गया था कि 8 बिलियन 40,000 करोड़ से ज्यादा रुपया आ चुका था, यूबीएस ने उसमें झूठा स्टेटमेंट दे दिया कि इसमें कोई रुपया नहीं आया था, अकाउंट ही नहीं थे। To this latter query, the stance of the Union of India has been that the entry of UBS would facilitate the flow of foreign investments into India. The question that arises is whether the task of bringing foreign funds into India would override all other constitutional concerns and obligations. बार बार ये सरकार, ये भ्रष्ट सरकार, ये पूरी तरह से इस सारे भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार बार बार यही दलील देती है कि चाहे वो घूस का पैसा हो, चाहे वो किडनैपिंग का पैसा हो, चाहे ड्रग्स का पैसा हो, चाहे ये इसका पैसा हो, टेरर का पैसा हो, सारा पैसा हिंदुस्तान में चाहे लॉन्डर होकर आ जाए तो उससे हमारा एफडीआई बढ़ेगा, बड़ा हमको फायदा होगा।
और सारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देती है। इसके बाद इन्होंने ये दलील दी थी, उस समय आप लोगों को याद है कि जर्मन सरकार ने को लिक्टेनस्टाइन के एक बैंक की सीडी मिली थी, जैसे ये फ्रेंच सरकार को इस HSBC की सीडी मिली। जर्मन सरकार ने भी, जैसे फ्रेंच सरकार ने HSBC की सीडी सारे देशों को ऑफर करी, जर्मन सरकार ने भी वो सीडी सारे देशों को ऑफर करी, हिंदुस्तान को भी ऑफर करी कि आप ले लीजिए। हिंदुस्तान ने नहीं ली। जब ये केस फाइल किया गया तब झक मार के हिंदुस्तान को वो सीडी लेनी पड़ी, लेकिन उसमें जो नाम आए वो उजागर नहीं करे गए। और सरकार ने ये दलील दी कि हमारा तो जर्मनी के साथ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है, उसमें सीक्रेसी का क्लॉज है कि हम ये इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते हिंदुस्तान के लोगों को। उस पर पूरी चर्चा करी गई इस जजमेंट में, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये सरकार की पूरी दलील को खारिज करते हुए उन्होंने बोला उन्होंने बोला, ये बोला, सुनिए, वी हैव पेरूज्ड द सेड एग्रीमेंट, ये डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट जिसकी आज भी दलील देकर ये HSBC के अकाउंट का खुलासा नहीं कर रहे हैं। वी हैव पेरूज्ड द सेड एग्रीमेंट विद जर्मनी, वी आर कन्विंस्ड दैट द सेड एग्रीमेंट बाय इटसेल्फ डज नॉट प्रोहिबिट द डिस्क्लोजर ऑफ द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स ऑफ द सेम, including the names of various account holders in Liechtenstein. In the first instance, we note that the names of the individuals are with respect to bank accounts in Liechtenstein, which, though populated by largely German-speaking people, is an independent and sovereign nation state. The agreement between Germany and India is with regard to various issues that crop up with respect to German and Indian citizens' liability to pay taxes in Germany and or in India. It does not even remotely touch upon information regarding Indian citizens' bank accounts in Liechtenstein that Germany secures. बिल्कुल सेम स्थिति आज इसके बारे में है जो फ्रांस ने जो सीडी हमको दी है। और आखिर में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि हम SIT का गठन करते हैं, क्योंकि सरकार सब कुछ छुपा रही है, इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रही है, इस सब को बढ़ावा दे रही है। तो उन्होंने एक SIT का गठन किया जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होते, और उन्होंने बोला कि द यूनियन ऑफ इंडिया शैल फोर्थविथ disclose to the petitioners all those documents and information which they have secured from Germany in connection with the matters discussed above. सारे अकाउंट होल्डर्स के सारे डिटेल्स सरकार को हिंदुस्तान के नागरिकों के सामने खुलासा करना था इस आदेश के हिसाब से। पर आज तक बड़ी खेद की बात है कि आज तक इस आदेश का पालन नहीं हुआ, SIT बनाई नहीं गई, उन अकाउंट्स का खुलासा नहीं किया गया, इन अकाउंट्स का खुलासा नहीं करा जा रहा। सरकार कंटेम्प्ट में है। उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन फाइल करी हुई है जो कि पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। आश्चर्य की बात है कि इतने दिन हो गए, उसकी अभी तक एक सुनवाई हुई, उसके बाद हियरिंग नहीं हुई, लेकिन कोई स्टे नहीं है उस जजमेंट का। वो जजमेंट आज भी लागू है, लेकिन उस पर उसका कोई पालन नहीं किया जा रहा। और जैसे अरविंद ने जो आपको बताया, जो चित्र दिखाया, उसके बजाय बिल्कुल उल्टा किया जा रहा है। यानी कि जहां जहां सरकार को इंफॉर्मेशन मिलती भी है इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग की, हवाला की, इस सारे अपराधों की, उसको सब छुपा कर दबा दिया जाता है, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता। देखिए, इसमें सिर्फ टैक्स इवेजन की बात नहीं थी। हवाला करना फेमा में अपराध है, और फेमा में जो अपराध होता है तो जितना पैसा इन्वॉल्व होता है उससे दुगनी पेनल्टी लगती है। यानी अंबानी का अगर 100 करोड़ है या उसकी कंपनी का 2000 करोड़ है तो पेनल्टी उससे दुगनी लगेगी, यानी 2000 करोड़ या 4000 करोड़ पेनल्टी लगेगी। सिर्फ टैक्स इवेजन की बात नहीं है, इसमें फेमा का सीधा वायलेशन है जब हवाला होता है। तो इसलिए
और उसके अलावा अगर ये कोई क्राइम का मनी है, किसी तरह का इलीगल मनी है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी इन्वोक हो जाता है। वो सब कुछ नहीं करा जा रहा क्योंकि ये अंबानी वगैरह इन्वॉल्व हैं और ये इतने पावरफुल हो गए हैं इस देश में कि इनको, इस सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है उनको छूने की। 2G केस कल सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में यह बात हुई कि 2G केस में रिलायंस ने जो स्वान टेलीकॉम नाम की कंपनी खोली, जिसके लिए अवैध दूसरा लाइसेंस ले लिया सब रूल्स के खिलाफ, और उस कंपनी को यह दिखाया कि उनकी नहीं है, जबकि सारा पैसा उन्होंने दिया था और उन्होंने ही वो कंपनी खोली थी। ये बाद में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में फाइल किया, लेकिन सीबीआई ने भी अनिल अंबानी से पूछताछ तक नहीं करी। अरे कंपनी उसकी हजारों करोड़ का मामला, उसने ये कंपनी खोली स्वान टेलीकॉम, उसी ने उसको पैसे दिए स्वान टेलीकॉम को 990 करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स। अनिल अंबानी से पूछताछ भी नहीं करी गई। उसके बाद जो 10% शेयर ऑफिशियली रिलायंस ने खरीदे थे, वो शेयर उन्होंने कोई डेल्फी इन्वेस्टमेंट्स मॉरिशस की कंपनी को बेच दिए 20 करोड़ में, जबकि उनकी वैल्यू 760 करोड़ थी। 760 करोड़ के शेयर 20 करोड़ में कोई मॉरिशस की कंपनी डेल्फी इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिए। डेल्फी इन्वेस्टमेंट्स का पता लगाया सीबीआई ने कि वो बेलवॉयर बीटीएस करके कोई स्विस कंपनी की सब्सिडियरी है। बेलवॉयर बीटीएस का भी पता लग गया कि वो कंपनी में कोई श्रीनिवास करके कोई बंबई का आदमी है, और उसके बाद फिर दूसरी कंपनी भी हिंदुस्तान में मिल गई उसी बेलवॉयर के नाम से, जिसमें कि श्रीनिवास और वही बेलवॉयर का स्विस आदमी है। लेकिन फिर भी कोई पूछताछ नहीं। अनिल अंबानी से आज तक पूछताछ भी नहीं करी गई कि भाई आपने 10% शेयर किसको बेच दिए, आपने खुद बेचे हैं, उनसे भी पूछताछ नहीं करी गई। रिलायंस से कोई पूछताछ नहीं, और यही चल रहा है। तो इसलिए आज हालात ये हो गए हैं, हम लोग जो उजागर कर रहे हैं वो एक और परत है इस पूरे देश की व्यवस्था की, जो ये दिखा रही है कि पूरी व्यवस्था, इस देश की पूरी कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, और यही सब भ्रष्ट कंपनियों के जो बड़े बड़े मालिक हैं इस पूरी व्यवस्था के ऊपर बैठकर राज कर रहे हैं। और ये जो हमारे मंत्री लोग, प्रधानमंत्री लोग, उनके कठपुतली बनकर उनका फायदा कराने के लिए और अपना भ्रष्टाचार से पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। पूरे देश का तंत्र इस तरह से चल रहा है, और इसीलिए हम देश की जनता की आंख खोलना चाहते हैं, खुलासा करना चाहते हैं कि आप लोग देख लीजिए, पूरा देश देख ले कि देश किस कगार पर खड़ा है, क्या हो रहा है इस देश में। अगर इसको नहीं रोका गया तो देश में क्या होने वाला है, किस तरह की अराजकता और गृह युद्ध के हालात पैदा होने वाले हैं।